चैप्टर 17 है बायोटेक्नोलॉजी। इसको शुरू करने से पहले इसका थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ कि बायोटेक्नोलॉजी असल में चीज़ क्या है, क्योंकि ये टर्म जो है ना थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स सी है और ये चैप्टर है बहुत छोटा सा, मगर कुछ स्टूडेंट्स जो है ना उनको ये चैप्टर बड़ा बुरा सा लगता है, क्योंकि ये चैप्टर वो समझते हैं कि प्योर रट्टे वाला चैप्टर है। हालांकि अगर सही तरह से इसको समझा जाए तो ये रट्टे वाला नहीं है, बड़ी मज़े की चीज़ है। इसमें आती हैं जैसे फार्मेसी, एक फार्मास्यूटिक्स या फार्मास्यूटिकल, ये एक अलग से फील्ड बन चुकी थी। इसी तरह बायोटेक्नोलॉजी भी एक अलग से फील्ड बन चुकी है। इसको लोग कैरियर के तौर पे इसको चूज़ करते हैं। तो इसके लिए इसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू देना कि ये कितना ये वास्ट है सब्जेक्ट, ये कितनी वास्ट फील्ड है, इसमें क्या क्या हो रहा है। जस्ट इसके लिए मैंने ये एक अलग से वीडियो बनाई है। इस वीडियो में जितनी बातें वो आपकी बुक में शायद ना लिखी हूँ, ठीक है। ये सिर्फ आपको ओवरव्यू देने के लिए कि बायोटेक्नोलॉजी है क्या चीज़। बायोटेक्नोलॉजी का वर्ड दो वर्ड से बना है, बायो और टेक्नोलॉजी। बायो तो हमें पहले से पता है, बायो का मतलब होता है लाइफ, और टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सम साइंटिफिक नॉलेज। ठीक है, कोई साइंटिफिक नॉलेज है आपके पास, कोई सा भी साइंटिफिक नॉलेज है, आप उसकी इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हो प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर। आप उसकी इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हो किस लिए? फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड, ह्यूमन बींग्स के बेनिफिट के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने इंजन को पढ़ा है, आपने मोटर को पढ़ा है, तो आपको पता है उसका प्रिंसिपल क्या है, वो किस प्रिंसिपल पे काम कर रही है। मतलब एक मोटर है, जिस तरह मोटर बाइक्स के अंदर इंजन होता है उनका जो भी, ठीक है, कार्स वगैरह का इंजन होता है। अब आपको पता है कि ये किस प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है, वहाँ पे क्या हीट एनर्जी वहाँ पे कैसे रिलीज़ हो रही है, वहाँ पे दूसरे केमिकल प्रोसेसेस क्या हो रहे हैं, फ्यूल डल रहा है, फ्यूल की वहाँ पे कंबशन होती है, क्या होता है वो सारा कुछ आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं। और इस बेस पे आपने क्या, आपने छोटे छोटे पुर्जे बनाकर पूरी आपने बाइक बना दी, एक पूरी मशीन बना दी, आपने एक पूरी गाड़ी खड़ी कर दी। तो ये वाली टेक्नोलॉजी कौन सी होगी? ये मैकेनिकल टेक्नोलॉजी है, या आप इसको मैकेनिकल इंडस्ट्री भी बोल सकते हैं। और मैकेनिकल इंडस्ट्री में इसी तरह के काम होते हैं, इसी तरह की ऑटोमोबाइल्स और इसी तरह के गैजेट्स, इस तरह की चीज़ें बनती रहती हैं। जो आप पुल और सड़कें वगैरह देखते हैं बनते हैं, ये कौन सी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है, ठीक है। पुल वगैरह सड़कें वगैरह बनना, ये इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है। अब अगर आप किसी फैक्ट्री के अंदर देखें कि वहाँ पर मेडिसिन बन रही है, वहाँ पर वैक्सीन बन रही है, एंटीबायोटिक्स बन रही हैं, वहाँ पे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बन रहे हैं, ठीक है, और इस तरह की चीज़ें जो सारी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है, तो वो क्या, वो कौन सी इंडस्ट्री होगी? वो मेडिकल इंडस्ट्री होगी, वो मेडिकल टेक्नोलॉजी होगी। लेकिन ये काम करने के लिए, मेडिकल इंडस्ट्री में काम करने के लिए आपको कुछ बायोलॉजिकल नॉलेज, आपका कोई साइंटिफिक बायोलॉजिकल जो आपका नॉलेज होगा, आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे, उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करोगे। ये चीज़ स्टार्ट हुई थी जब, वैसे तो ये चीज़ बहुत पुरानी बायोटेक्नोलॉजी हम कई सालों से देखते आ रहे हैं। मैं जब आपको एग्जांपल दूंगी तो आपको पता चल जाएगा कि बायोटेक्नोलॉजी कोई नई चीज़ नहीं है, ये पुरानी चीज़ ही है। लेकिन ये साइंटिस्ट ने स्टार्ट तब किया जब उनको डीएनए का स्ट्रक्चर उन्होंने डिस्कवर कर लिया। अच्छा, बहरहाल बायोटेक्नोलॉजी के अंदर 3 काम होते हैं। या तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म का यूज़ होता है, दूसरे नंबर पे या माइक्रो ऑर्गेनिज़म के किसी पार्ट का यूज़ करते हैं, या तीसरी चीज़ है कि बायोलॉजिकल प्रोसेसेस जो ऑलरेडी नेचर के अंदर हो रहे हैं, जो कई सालों से चलते आ रहे हैं, उन प्रोसेसेस के अंदर थोड़ी सी मैनिपुलेशन करके, थोड़ी सी चेंजिंग करके उसको अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर लेते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में 3 काम होते हैं, या तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म को हम अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करते हैं, या किसी माइक्रो ऑर्गेनिज़म के एक पार्ट को ले लेते हैं, उसको हम अपने बेनिफिट के लिए हम उसको यूज़ करते हैं, या फिर कोई नेचर के अंदर ऑलरेडी एक बायोलॉजिकल प्रोसेस हो रहा था, तो हमने क्या किया, हमने उसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग की है ताकि हम इसे अपनी मर्ज़ी का प्रोडक्ट हम हासिल कर सकें। पुराने वक्तों में शराब बनती थी, तो वो लोग शराब कैसे बनाते थे? वो शराब इस तरह बनाते थे कि क्या करते थे, अंगूरों का रस निकाल लेते थे, उसको किसी बर्तन में डाला और फिर उसको ज़मीन के नीचे दबा देते। अब ज़मीन के नीचे दबा देते तो वहाँ पे क्या होता था, एक तो है कि ज़मीन के अंदर कहीं हवा नहीं आ रही, ऑक्सीजन नहीं है वहाँ पे, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, वहाँ पर ज़मीन की सतह के नीचे तो टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या है कि ऊपर प्रेशर भी पड़ गया। अब ऐसे हालात जहाँ पर वहाँ पर डिकम्पोजर्स आ जाते हैं, बैक्टीरियाज आ जाते हैं, वो वहाँ पे डिकम्पोजिशन स्टार्ट कर देते हैं। तो बैक्टीरिया क्या करता था कि ग्रेप्स के जूस में जो शुगर होती थी उसको अपने फूड के तौर पर यूज़ करता था, उसको खाता था, और रिलीज़ क्या करता था, कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल। सही है, तो फिर शराब बन जाती थी। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो जाती थी जब बर्तन को निकाला जाता था ज़मीन से, और पीछे क्या रह जाती थी, हमारे पास शराब, अल्कोहल रह जाती थी। लेकिन इस एक चीज़ को बनाने के लिए क्या कहते हैं, बहुत साल लग जाते थे, कई साल लग जाते थे इस चीज़ के, इस प्रोसीजर को होने के अंदर। लेकिन आज आप लोग देखते हैं कि एक पूरी इंडस्ट्री बनी हुई है, बेवरेजेस इंडस्ट्री के नाम से, अल्कोहल की एक पूरी इंडस्ट्री बनी है, वहाँ पर धड़ाधड़ शराब बन रही है। तो वो इतने साल से इंतज़ार नहीं करते, वो क्या करते हैं, वो आर्टिफिशियली ये सारा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर देते हैं। आर्टिफिशियल आप उतना टेम्परेचर दे दो, उतना प्रेशर दे दो उसको, वो सारी कंडीशंस बना दो, फिर वहाँ पे बैक्टीरियाज जो हैं वो ग्रो करें, और ज़्यादा जितने बैक्टीरिया होंगे वो उतनी ज़्यादा अल्कोहल बनाते रहेंगे ग्रेप्स जूस से, ठीक है। तो ये पहली मैंने आपको एग्जांपल दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, जिसमें बैक्टीरिया यूज़ हो रहा है ग्रेप्स जूस को वाइन में कन्वर्ट करने के लिए, अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ हो रहा है वो है बैक्टीरिया, ठीक है। एक तो ये इसके एग्जांपल है कमर्शियल पर्पस के ऊपर। दूसरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एग्जांपल क्या है, जो
लड़कियां जो घर पे कुकिंग करती हैं, जिन्होंने कभी पिज़्ज़ा बनाया, तो उनको उनको पता होता है कि जब उसकी डो बना रहे होते हैं तो फ्लोर के अंदर हम एक चीज़ शामिल करते हैं, यीस्ट के नाम से। ये यीस्ट क्या होता है? यीस्ट भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये यीस्ट पता है क्या करता है? ये जो आटा होता है ना, उसके अंदर ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करने लग जाता है वहाँ पर, जिसकी वजह से वो जो आटा होता है ना, वो फूल जाता है, फ्लफ़ी फ्लफ़ी सा हो जाता है। तो आपका पिज़्ज़ा फ्लफ़ी क्यों होता है? क्योंकि उस यीस्ट की वजह से जब आटे को गूँथते हैं ना, तो उसके अंदर यीस्ट डाल दिया जाता है। यीस्ट क्या करता है? वो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है उसके अंदर, और जिसकी वजह से आटा जो होता है ना, वो फूल जाता है। फिर आपने अक्सर कुकिंग वीडियोज़ में भी देखा होगा कि वो बाद में फिर उसको थोड़े पंचेस मारे होते हैं ताकि उसके अंदर से सारे एयर बबल्स निकल जाएँ। वो एयर बबल्स बनते ही क्यों हैं? वो यीस्ट की वजह से बनते हैं, जिसको वो एयर बबल्स बोलते हैं अक्सर में, वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ये यीस्ट की एग्जांपल डबल रोटी में भी कोट की जा सकती है। यीस्ट वहाँ पे भी यूज़ होता है, डबल रोटी में भी। डबल रोटी जब बनती है तो उसके आटे के अंदर भी यीस्ट डाल दी जाती है, जिसकी वजह से डबल रोटी फूल जाती है और वो बड़ी सॉफ्ट सॉफ्ट सा फ्लफ़ी सा उसका टेक्सचर बन जाता है डबल रोटी का। ठीक है, ये काम तो सदियों से चलते आ रहे थे, बहुत पहले से। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल अगर आपको समझ आ गई, मेडिकल के अंदर ये सारी बायो से रिलेटेड चीज़ें हैं, वाइन वगैरह बनना, ये सारा। अच्छा, वाइन तो एक अलग से इंडस्ट्री बन गई है ना अब। ये डबल रोटी वगैरह इस तरह की चीज़ें, ये सारी कुकिंग से रिलेटेड। मेडिसिन में क्या है? एक बैक्टीरिया जिसका नाम होता है ई कोलाई, E.coli। ठीक है, ये जो बैक्टीरिया है ना, ये इस बैक्टीरिया को हम आर्टिफिशियल ग्रो करवाते हैं एक मीडियम के अंदर। आजकल यही हो रहा है, एक आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर उसको ग्रो करवाते हैं, वहाँ पर वो सारा सूटेबल इन्वायरमेंट देते हैं जहाँ पे ये ग्रो कर सकता है, और फिर उसके अंदर क्या, हम उसे एक एंटीबायोटिक बनाते हैं। हम उसको एंटीबायोटिक बनाने के लिए यूज़ करते हैं बेसिकली माइक्रोनिज़म। अब सेकंड इसका पॉइंट है कि जी पार्ट ऑफ माइक्रोनिज़म, पार्ट ऑफ एज अ, इसके पार्ट को कैसे, माइक्रोनिज़म के पार्ट को कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ जो थी ना, ये चीज़ न्यू में आ जाती है। ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी तो मैंने आपको बता दी कि सालों से जो प्रोसेसेस हो रहे थे, जैसे वाइन बनाना। एक ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी का एक और प्रोसेस है, जाग लगाना जिसे कहते हैं। जब हम दही बनाने के लिए जाग लगाते हैं, क्या करते हैं? पहले थोड़ा सा जो दूध होता है उसको थोड़ा हल्का हल्का सा गर्म कर लेते हैं, फिर उसके अंदर हम 1-2 चमचियाँ जो है ना वो दही की डाल देते हैं, और फिर उसको कवर करके अच्छी तरह से हम उसको रख देते हैं। फिर क्या होता है कि ऐसा करने से पता क्या होता है? जो बैक्टीरिया, एक तो दूध के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं उनको एक स्पेशल सा इन्वायरमेंट मिल जाता है, और जो दही भी इसमें डाला होता है उसके एंजाइम्स, ठीक है, ये क्या करते हैं? सारी रात ये दोनों काम करते रहते हैं, और जब सुबह उठ के देखते हैं तो वो पूरा का पूरा जो आपका बर्तन होता है, वो सारा, जिसमें रात आपने दूध डाला था बहुत ज़्यादा, वो सारा दही बना होता है। ये क्या है? ये ओल्ड प्रोसीजर्स है बायोटेक्नोलॉजी के। और ओल्ड प्रोसीजर कौन सा है? एक ओल्ड प्रोसीजर, हाँ, दूध दूध को अगर ना उबाला जाए तो क्या होता है? वो दूध फट जाता है ना। अगर उसको ज़्यादा देर तक वैसे ही वो पड़ा रहे, उसको उबाला ना जाए, तो फिर वो फट जाता है। तो वो क्या होता है उसके अंदर, जब दूध को नहीं उबालते तो उसमें क्या होता है कि जो नॉन बॉइल्ड होता है, अनबॉइल्ड जो मिल्क होता है, उसके अंदर क्या होता है कि बैक्टीरियाज, अगेन यहाँ पे बैक्टीरियाज आ जाते हैं। बैक्टीरिया माइक्रोऑर्गेनिज्म ही है, वैसे और भी माइक्रोऑर्गेनिज्म थे, वायरस, फंजाई, वो सारे जितने भी माइक्रोऑर्गेनिज्म्स हैं ना, वो सब इसमें यूज़ होते हैं। लेकिन अभी मैं आपको बैक्टीरिया के बारे में बता रही हूँ कि जो दूध के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं। हम जितना ज़्यादा ग्रो करेंगे उतने चांसेस है कि आपका दूध फट जाए। फिर जब दूध फट जाता होता है तो क्या होता है? वहाँ से वो जो चीज़ बनती है उसको पनीर बोलते हैं, ठीक है, चीज़ निकलती है। अब आर्टिफिशियल आपको चीज़ की अमाउंट बहुत ज़्यादा चाहिए, तो आप क्या करोगे? आप दूध को खुद से उसके अंदर विनेगर डालकर या उसके अंदर नींबू डालकर कुछ भी करके आप दूध को पहले उसको ख़राब करवाओगे, फिर उसके बाद उसमें से चीज़ लोगे। अब ये तो ओल्ड मेथड है, ये तो काफ़ी सालों से पनीर बनता आ रहा है इस तरह। न्यू मेथड में क्या होता है कि एक एंजाइम होता है, वो आर्टिफिशियली इसमें डाल दिया जाता है। जब एंजाइम डालते हैं, वो एंजाइम क्या करवाता है? वो चीज़ को प्रोड्यूस करवाता है। चीज़ की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। आप ज़्यादा सारा दूध लेंगे, उसमें एंजाइम डालेंगे। एक तो ये प्रोसीजर जो पहले टाइम लेता था, 1-2 घंटे लेता था, तो वो फटाफट हो जाएगा, विदिन मिनट्स आपके पास चीज़ आपकी रेडी हो जाएगी। जो पनीर आपने बनाना है वो विदिन मिनट्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह, ये सेम उसी तरह चीज़ है जिस तरह वाइन है। आप वो बहुत जल्दी बना लेते हो, आपको कई साल उसका इंतज़ार नहीं करना पड़ता। ठीक हो गया। पार्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे यूज़ होता है? जब डीएनए की डिस्कवरी हुई, डीएनए जब डिस्कवर हुआ तो उसका स्ट्रक्चर बेसिकली जब डिस्कवर हुआ तो पता चला कि ये तो डबल स्ट्रैंडेड सा स्ट्रक्चर है, और इसके अंदर प्रोटीन्स होती हैं जो एक स्ट्रैंड है वो दूसरे स्ट्रैंड के साथ जुड़ता है। किस वजह से? आपस में उसके बॉन्ड्स बनते हैं, किसी वजह से बॉन्ड्स इनके दरमियान बनते हैं, प्रोटीन्स के दरमियान, न्यूक्लिक एसिड्स के दरमियान। ये प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स एक स्पेशल कोड के तौर पर काम करती हैं, जिसको हम जेनेटिक कोड भी बोलते हैं। ये कोड क्या होता है? जब एक्सप्रेस होता है तो इससे पता चलता है कि फ़लाँ बंदे के अंदर ये ट्रेट आने हैं, फ़लाँ बंदे का आइज़ का कलर ऐसा होना है, फ़लाँ बंदे की हाइट इतनी होनी है, फ़लाँ बंदे के बालों का कलर इतना होना है, उसकी स्किन का कलर इस तरह का होगा। इस तरह के मुख्तलिफ से ट्रेट्स काफ़ी सारे वो किस वजह से पर्सन के अंदर आते हैं? जब ये एक जीन्स होती है, या एक जो प्रोटीन्स हैं, ये कोड्स होते हैं, जब इसको डिकोड किया जाता है, जब जीन्स एक्सप्रेस करती हैं खुद को। जब साइंटिस्ट ने डीएनए की डिस्कवरी की है, डीएनए के स्ट्रक्चर को पढ़ा है, उन्होंने पूरा जीनोमिक ह्यूमन के अंदर जितनी भी जीन्स होती हैं उनको स्टडी कर लिया। फिर उसके अंदर उनके दिमाग में ये
आइडिया आया कि क्यों ना इस जीन को चेंज करके इसके अंदर डीएनए की थोड़ी सी हम तब्दीली लाकर क्या कर सकते हैं, हम अपने मज़े अपनी पसंद के हम कोई ट्रेड्स होते हैं ना वो इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। इंसानों के ऊपर तो ये प्रोहिबिटेड है कि आप इंसानों के डीएनए में कुछ सर्टेन से चेंज करो ये वो, लेकिन हम फ़ायदे के लिए, इंसान के अगेन फ़ायदे के लिए हमने काम करना, हमें नुकसान के लिए काम नहीं करना। वैक्सीन्स बनती हैं, वैक्सीन में आपको बताया था कि वीकेंड पैथोजन डाला होता है, उसके अंदर ऐसा पैथोजन होता है जो कि बीमारी काज नहीं करवा सकता, जिसकी वजह से बीमारी नहीं हो सकती, वो डेड होता है या बहुत ज़्यादा वीक होता है। तो उसको डेड करने के लिए, उसको वीक करने के लिए या दो चीज़ें, या तो आप जरासीम ऐसा है जो आपने दवाई से पहले से उसको मारा हो, या दूसरी चीज़ ये है कि आप उसकी जो जीन है वो जीन जिसकी वजह से वो बीमारी होती है, मसलन एक वायरस है वो हेपेटाइटिस करवा रहा है, तो आप क्या करते हो उस वायरस का वो जीन जो एक्सप्रेस होने के बाद हेपेटाइटिस करवाता है, आप उस जीन को ही सप्रेस कर दो, उस जीन के अंदर ही ऐसे मॉडिफिकेशन कर दो कि वो ये डिजीज़ भर नहीं ना करवा ही नहीं सके, फिर उसको वैक्सीन में यूज़ कर लो। ठीक है, एक मेथड तो यही है। ओहो, और कैसे ये रिकम्बिनेंट डीएनए यूज़ हो सकता है, सॉरी डीएनए मैंने नाम ही प्रोसीजर का बोल दिया। और किस तरह से डीएनए के अंदर चेंज करके हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के या पार्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ कर सकते हैं। आप एक बैक्टीरिया की मैं एग्जांपल लेती हूँ, नहीं सॉरी वायरसेस की एग्जांपल लेती हूँ। डीएनए आप अगर ऐसा कर दिया जाए कि डीएनए जो है वो आपको एक ऐसे ऑर्गेनिज्म का आपने कट कर लिया है जो रेजिस्टेंट है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, एक बैक्टीरिया वो रेजिस्टेंट है, या एक बैक्टीरिया जो आप चाहते हो कि आपने वैक्सीन बनानी है या आपने एंटीबायोटिक चलो बनानी है, आपने एंटीबायोटिक बनानी है, तो आप क्या करते हो, आप डीएनए का एक स्ट्रैंड होता है उसको थोड़ा सा पीस कट करते हो उस चीज़ का एक स्ट्रैंड की फॉर्म में, जहाँ जो जिसके ऊपर वो जीन लगी होती है जो एंटीबायोटिक रिलीज़ करवाएगी या जो एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करवाएगी बैक्टीरिया से, तो आप बैक्टीरिया के डीएनए को थोड़ा सा काटोगे और उसकी जगह पर आप उस जीन को लगा दोगे। फिर जब बैक्टीरिया रीग्रो करेगा तो वो अब उसके अंदर जो नई जीन होगी वो एक्सप्रेस होगी और वहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगी उसमें आपकी एंटीबायोटिक भी शामिल होगी। तो ये रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इसको बोलते हैं, जिसमें हम दो डीएनए को रिकम्बाइन कर देते हैं। बहरहाल, तो अच्छा वैक्सीन की बात चल रही थी, तो ये वैक्सीन पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म कैसे, पुराने ज़माने में क्या होता था कि हमारे पास ये आर्टिफिशियल मेथड्स तो नहीं थे वैक्सीन बनाने के, कि हम उसकी डीएनए में थोड़ी सी चेंज करके हम उसको वीक कर दें, हम या उसको हम जो हमें नुकसान नहीं पहुंचा सके हम इस तरह का कर दें। तो हम क्या करते थे, हमने जो भी वैक्सीन बनानी होती थी ना, हम पेशेंट की ब्लड से लेते थे। फॉर एग्जांपल एक बंदा है वो पोलियो का पेशेंट है, तो आपने पोलियो की जब वैक्सीन बनानी होगी तो आप किसी ऐसे बंदे की ब्लड लेंगे जिसको पहले पोलियो हुआ हो, ताकि उसके ब्लड से मास्ट मेमोरी सेल्स ले सकें, और दूसरे वहाँ पर क्या इम्यून के लिए क्या बी लिम्फोसाइट्स वहाँ पे आए थे तो उन्होंने क्या इंजेक्शन वगैरह किया, उस तरह का ब्लड लेते हैं और फिर इस ब्लड को जी क्या करते हैं, एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग के अंदर वो इंसर्ट कर देते थे। तो ये प्रोसीजर एक तो जो पेशेंट होता है उसके लिए भी पेनफुल होता है, दूसरा इसका नुकसान ये भी हो सकता है कि जब आप ब्लड को आप किसी में इंसर्ट करते हो किसी हेल्दी ह्यूमन बीइंग में, तो वहाँ पे ब्लड की क्रॉस मैचिंग भी हो सकती है। ये चीज़ बहुत ख़तरनाक थी, इसके बहुत साइड इफ़ेक्ट्स थे। फिर उसके बाद ये रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो मैंने अभी आपको बताई है, ये चीज़ आ गई, तो हमने ऐसे वायरसेस की उनकी वो जीन जिसकी वजह से वो डिजीज़ काज करवाते थे उसी को हमने सप्रेस कर दिया। ठीक है। थर्ड है मैनिपुलेटिंग अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। कोई नेचर में बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑलरेडी हो रहा था और आपने उसको मैनिपुलेट कर दिया, थोड़ी सी उसमें चेंजिंग कर दी है। इसकी एग्जांपल क्या है कि फ्लावर्स रीग्रो करते हैं, ठीक है, एक फूल है आपको पता है वो क्या है, वो बहुत खुशबू वाला है, ठीक है, फॉर एग्जांपल, और एक दूसरा ए फूल है, बी आपके पास प्लांट है, वो क्या उसके कलर्स बहुत अच्छे हैं। आपने क्या किया कि ए प्लांट की रूट ले ली और प्लांट बी की आपने स्टेम ले ली, ठीक है, वो उसको क्या किया, उन दोनों को आपने जोड़ दिया, उसका उसको कहते हैं ग्राफ्ट बना लिया। ठीक है, जब दो चीज़ों को आप आपस में जोड़ते तो उसको बोलते हैं कि ये आपने ग्राफ्ट बना लिया। जो टू लिविंग टिश्यूज़ को जब आप जोड़ लेते हैं तो आप कहते हो कि आपने इसको ग्राफ्ट बना लिया, फॉर एग्जांपल। अब आपने एक प्लांट की आपने रूट ले लिया, ठीक है, और एक प्लांट की आपने स्टेम ले लिया और उसको ज्वाइन कर दिया, ग्राफ्ट बना लिया। फिर आपने ये जो आपका ग्राफ्ट बना है इसको आपने प्लांट किया और इसको प्रॉपर वाटरिंग की, उसकी प्रॉपर कंडीशनिंग किया, तो अब जो आपके पास नया फ्लावर लगेगा उसके ऊपर वो क्या होगा, वो खुशबू वाला भी होगा और खूबसूरत कलर्स वाला भी होगा। ठीक है, इस तरह हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे बाग बन जाएंगे। और बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस अगर देखा जाए हमारे बेनिफिट के लिए, उम, हाँ, क्रॉप्स क्रॉप्स ये जो फसलें होती हैं, इसमें क्या होता है कि आधी फसल तो ऐसी बनती थी पहले जिसके अंदर आधी जो थी ना उसको कीड़ा लगा होता था, तो आधी फसल जो होती थी ना वो ज़ाया होती थी। मसलन मकई है, ठीक है, मतलब छली छली जिसको हम बोलते हैं, वो जहाँ पे जिस खेत में उगती है, ठीक है, वहाँ पर पहले क्या होता था कि आधी जो हमारी फसल होती थी, आधी मकई होती थी ना, उसको पहले से ही क्या लगे, तो उसको पहले से कीड़ों ने खाया होता था, उसके अंदर से पहले ही वर्म्स निकलते थे, तो वो उतनी यील्ड या उतनी प्रोडक्ट जिसके ऊपर कीड़ा लगा होता था वो सारी ज़ाया जाती थी, और सिर्फ वही इस्तेमाल में आती थी जो कीड़े जिस पे नहीं लगे होते थे, तो हमारा प्रोडक्ट हाफ हो जाता था। ठीक है, अब साइंटिस्ट ने क्या किया, उसने क्या किया, कॉर्न की यील्ड को मैक्सिमम करने के लिए उन्होंने मतलब पेस्टिसाइड्स तो पहले यूज़ होते थे जो जो कीड़े मार भी आते हैं, लेकिन उसका नुकसान ज़मीन के ऊपर होता था क्योंकि होते तो केमिकल्स ही है ना, आखिर में केमिकल्स ही तो यूज़ हो रहे हैं। तो उसको चीज़ अगर साइंटिस्ट ने सोचा अगर हम
कुछ ऐसा करें कि जो कॉर्न नेचुरली बने वो बने ही ऐसी कि वो रेजिस्टेंट हो, किससे रेजिस्टेंट हो, वो वर्म से रेजिस्टेंट हो, कीड़ों से वो ऑलरेडी रेजिस्टेंट हो, कोई ऐसी कॉर्न बने। तो उन्होंने क्या किया, कॉर्न के डीएनए के अंदर वो जीन, उस जीन को सप्रेस ही कर दिया, या उस जीन को आप कह लो, उन्होंने क्या किया, उसका ये ट्रेड ही कि उसके ऊपर कभी कोई कीड़ा लग सकता है, उस चीज़ को उन्होंने ख़त्म कर दिया। उन्होंने उसके डीएनए के अंदर ऐसी चेंज कर दी। अब जिसके पास जितनी भी हमारे पास कॉर्न की यील्ड बनेगी वो सारी क्या होंगी, कॉर्न फील्ड के अंदर जितनी भी कॉर्न बनेगी वो सब इंसेक्ट से फ्री होगी, इंसेक्ट्स नहीं लगेंगे उसको, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास डबल अमाउंट के अंदर हमारी यील्ड आ गई, प्रोडक्ट आ गई। तो इमेजिन करें ऐसे फूड बन रही है। फिर इस तरह हम फूड के अंदर चेंजेस भी ला सकते हैं, हम अपनी पसंद के अंदर उसमें न्यूट्रिएंट्स भी जितने मर्जी हम करवा सकते हैं, हेल्दी डाइट हम प्रोड्यूस करवा सकते हैं अगर हम इतनी चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। एक गोल्डन राइस की एग्जांपल है इसके अंदर कोट की जाती है। गोल्डन राइस कौन सी एग्जाम, गोल्डन राइस क्या होते हैं, ये येलो कलर के राइस होते हैं। नॉर्मली तो राइस होते हैं, चावल होते हैं, वो वाइट कलर के होते हैं ना, लेकिन ये वाले गोल्डन कलर के होते हैं। ये क्यों ऐसे होते हैं, क्योंकि जब इन्होंने बनना होता है तो एक पिगमेंट जो होता है ना, उसको एक ऑरेंज कलर का पिगमेंट होता है, उसको डाल दिया जाता है राइस के ऊपर, ठीक है। इस पिगमेंट की वजह से असल में उसके अंदर वो जीन इंसर्ट कर दी जाती है, उसका पिगमेंट की जीन जो उस पिगमेंट को एक्सप्रेस करवाती है, वो जब उसमें डाल दी जाती है तो क्या होता है कि जब चावल बनते हैं, जो प्रोड्यूस होते हैं, तो क्या होते हैं, वो येलो कलर के होते हैं उस पिगमेंट के कलर की वजह से। लेकिन जब वो खाते हैं हम लोग, हमारी बॉडी में जब जाते हैं, जब वो डाइजेस्ट होते हैं, तो ये पिगमेंट्स होते हैं ना, ये विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये ऐसे काम करते हैं जैसे आपने कोई विटामिन ए की सप्लीमेंट ली हो, उसकी आपने कोई आर्टिफिशियल मतलब मल्टीविटामिन लिया हो, आर्टिफिशियली आपने उसकी कोई सप्लीमेंट ली हो, जो मिलती है ना विटामिन मल्टीविटामिन मिलते हैं मार्केट में, तो बजाय इसके कि वो खाए जाए, आप अपनी फूड के अंदर इसको शामिल कर लो। और राइस इसके लिए क्यों यूज़ किया गया इस काम के लिए, क्योंकि राइस जो होते हैं ना वो मोस्टली हमारे इस बेल्ट के अंदर बहुत ज़्यादा राइस खाए जाते हैं, जिस बेल्ट में हम रहते हैं। तो बात ये थी कि विटामिन ए किस लिए, विटामिन ए जो होता है ना वो आइज़ के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है तो पेशेंट्स को नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, और भी आइज़ के अंदर सिम्टम्स आते हैं। विटामिन ए आइज़ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। कहते हैं ना कि कैरेट खाया करो, जिसकी नज़र कमज़ोर होती है उसको कहते हैं कि यार गाजर खाया करो। गाजर क्यों खाया करें, क्योंकि उसके अंदर विटामिन ए होता है, और विटामिन ए आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक हो गया। अब विटामिन ए बनाने वाला पिगमेंट ही क्यों डाला राइस के अंदर, ये स्पेशल ट्रीटमेंट थी ही आइज़ वाले पेशेंट के लिए जिनकी आईसाइट वीक थी, ताकि उनके अंदर न्यूट्रिएंट की जो कमी है वो पूरी हो। जिस तरह हमने अपनी पसंद के कलर, अपने पसंद के कलर वाला या अपनी पसंद के खुशबू वाला फूल उगाया है, उसी तरह हम अपनी पसंद के न्यूट्रिएंट्स वाली खुराक भी बना सकते हैं, और जो बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होगी, ठीक है, जिसको बिल्कुल भी वीड्स नहीं लगेंगे, इंसेक्ट्स नहीं लगेंगे। इसी तरह और क्या हो सकता है कि आजकल आपने देखा है कि ये चीज़ें काफ़ी सालों से चलती आ रही हैं। अब तो इसमें इतनी एडवांसमेंट हो चुकी है, इतनी सारी लैब्स बन चुकी हैं, इतने इंस्टीट्यूट बन चुके हैं, प्रॉपर कमर्शियल पर्पस पे ये काम हो रहा है। जो वैक्सीन बनती है वो एक मुल्क में बनती है, दूसरे मुल्कों को सप्लाई की जाती है, बेची जाती है, ठीक है। इस तरह एंटीबायोटिक्स बनाई जाती हैं, मेडिसिन बनाई जाती हैं, ये सारी चीज़ें बायोटेक्नोलॉजी में ही आ जाती हैं। अब आपने एक चीज़ सुनी होगी, दूध के अंदर ना एक शुगर होती है, लैक्टोज शुगर। ये शुगर का नुकसान, इस चीज़ ये है, नुकसान वाली चीज़ इसमें और तो कोई नहीं होती है, बस कुछ ह्यूमन बींग्स ऐसे होते हैं जो पैदाइशी ऐसे होते हैं, वो दूध को हज़म नहीं कर पाते होते क्योंकि उनके स्टमक के अंदर ये जो लैक्टोज शुगर है ना, इसको डाइजेस्ट करने के लिए लैक्टेज एंजाइम चाहिए होता है, जो कि हमारे स्टमक में ही रिलीज़ होता है। लेकिन कुछ ह्यूमन बींग्स होते हैं उनके अंदर ये रिलीज़ नहीं होता, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो मिल्क को जो है ना डाइजेस्ट नहीं कर पाते। तो ऐसे लोगों के लिए अब तो मार्केट में लैक्टोज फ्री मिल्क, लैक्टोज फ्री डाइटरी प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, इस तरह के नाम से काफ़ी सारी दूध की बनी हुई चीज़ें आती हैं जिसमें लैक्टोज नहीं होता, तो वो उसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं। दूध तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब जो लोग हैं जो इसको नहीं पी सकते वो क्या करें बेचारे, ठीक है ना। तो कितना फ़ायदा होता है हमें बायोटेक्नोलॉजी से, हम अपनी पसंद की, अपने बेनिफिट के लिए कितनी चीज़ें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हम चाहें तो वो जो ग्रोथ फैक्टर वाली जीन है जो ग्रोथ करवा रहा है मुर्गियों के अंदर, हम उस जीन को हम ज़्यादा एक्सप्रेस करवाते हैं तो वो मुर्गियाँ इतनी जल्दी ग्रो करें, उसके ऊपर जल्दी मसल बने, या वो ज़्यादा अंडे दें, इसका गाय ज़्यादा दूध दे, एक वो क्रॉप ज़्यादा अच्छी बने, पहले से ज़्यादा अच्छी बने, न्यूट्रिएंट से ज़्यादा भरपूर जो खुराक है वो आपको मिले। सही हो गया ना। तो बायोटेक्नोलॉजी के बड़े फ़ायदे हैं, बायोटेक्नोलॉजी का बहुत स्कोप है आपके एग्रीकल्चर में, आपकी मेडिसिन में, और बाकी जब हम चैप्टर को पढ़ेंगे तो उसको डिटेल में पढ़ेंगे, इसमें क्या प्रोसीजर्स होते हैं ये वो। ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेसेस भी मैंने आपको बता दिए। जो न्यू बायोटेक्नोलॉजी का प्रोसीजर है जो सबसे ज़्यादा फेमस है उसको बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, वही डीएनए के अंदर चेंजेस करना, उसी को जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं, मैनिपुलेटिंग द डीएनए, मैनिपुलेटिंग द जीनोम। सही है। अब जब हम नेक्स्ट वीडियो से इसके बारे में पढ़ेंगे, मैंने बायोटेक्नोलॉजी का ओवरव्यू इसलिए दिया था कि आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा हो कि बायोटेक्नोलॉजी है क्या, और आप इसको रफ सा एक चैप्टर समझ के ना पढ़ें। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर को प्रॉपर स्टार्ट करेंगे बुक से। तो अल्लाह हाफ़िज़।